नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पश्चिम बंगाल दौरा। बशीरहाट में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में शामिल। जनसभा को संबोधित करेंगे उत्तराखंड सीएम। गैरसैंण में 9 मार्च से उत्तराखंड विधानसभा का सत्र। पहले दिन 1.11 लाख करोड़ रुपए का बजट होगा पेश। बेरोजगारी, पलायन, शिक्षा पर हो सकता है विशेष फोकस। अल्मोड़ा के चौवटिया में भारत जापान की संयुक्त सैन्य अभ्यास जारी। दोनों देशों के 120 सैनिक शामिल। 9 मार्च को धामी धर्मा गार्डियन का होगा समापन। देहरादून में स्वास्थ्य सेवाओं पर दिखा भारी दबाव। होली पर सरकारी अस्पतालों की इमरजेंसी में उमड़े 500 से ज्यादा मरीज। सड़क दुर्घटना में घायल 2 की मौत। उत्तराखंड में 3 दिन और बढ़ेगी तपिश। देहरादून में 32 डिग्री पहुंचा पारा। 8 से 10 मार्च तक पहाड़ों में बारिश, बर्फबारी की संभावना। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 9 मार्च से गैरसैंण में होगा शुरू। करीब 1.11 लाख करोड़ रुपए का होगा प्रदेश का बजट। अगले साल चुनाव को देखते हुए लोक लुभावने हो सकते हैं बजट। बेरोजगारी, पलायन, स्वरोजगार, शिक्षा पर विशेष फोकस हो सकता है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था बना सकती है नया रिकॉर्ड। वित्त विशेषज्ञों का अनुमान है कि नए वित्तीय वर्ष 2026-27 में उत्तराखंड की जीडीपी 4 लाख करोड़ का आंकड़ा पार कर सकती है। बजट 2026-27 के लिए गैर ऋण प्राप्तियां और व्यय क्रमशः 36.5 लाख करोड़ और 53.5 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। केंद्र की शुद्ध कर प्राप्तियां 28.7 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ एसएन पंत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एसएन पंत, 9 मार्च से शुरू होने जा रहा है विधानसभा का बजट सत्र और चुनाव भी आने वाले हैं, तो ऐसे में ये बजट जो है काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लोक लुभावना ये बजट हो सकता है इस बार जनता के लिए। क्या कुछ अपडेट है? श्वेता, आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड सरकार का पूर्णकालिक बजट इस कार्यकाल का ये बजट रहने वाला है। 9 मार्च से लेकर के 11 मार्च तक, 9 मार्च से लेकर के 13 मार्च तक गैरसैंण में बजट सत्र आहूत किया जा रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि 11 मार्च को बजट सदन के पटल पर पेश हो सकता है। लेकिन सूत्रों के हवाले से ये जानकारी भी मिल रही है कि विपक्ष सदन में हंगामा कर सकता है। 9 मार्च को राज्यपाल के अभिभाषण के बाद खुद मुख्यमंत्री सदन के पटल पर बजट को रख सकते हैं। तकरीबन 1,10,000 करोड़ से भी अधिक का बजट इस बार सदन के पटल में पेश किया जाएगा। और इसके अलावा क्योंकि चुनावी साल 2027 का है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार चुनावी मोड में है और चुनावी मोड में रहने के साथ साथ तमाम वर्ग के लोगों को इस बजट के लोक लुभावन वादों से सराबोर किया जा सकता है। और इससे पहले आपने देखा होगा, उत्तराखंड सरकार ने के तरफ से वित्त मंत्रालय ने जगह जगह पर कैंपेनिंग की है, जगह जगह पर कैंप लगाए हैं और लोगों से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से या सेमिनार के माध्यम से सीधे सीधे सुझाव मांगे हैं कि वो किस तरीके का बजट चाहते हैं। महिलाओं के लिए बजट में क्या होना चाहिए, महिला स्वयं सहायता समूह में जिस प्रकार से लखपति दीदी काम कर रही है, ये स्वयं सहायता समूह को 0% ऋण कैसे दिया जा सकता है, वो कारोबारी और व्यापार के क्षेत्र में आगे आ सकते हैं। किसानी और बागवानी में उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है। इसके अलावा वन्य जीव और मानव के बीच में जो संघर्ष होगा उसके लिए क्या किया जा सकता है, लोगों से रायशुमारी की गई है। इसके अलावा चारधाम की जो आर्थिकी है वो चारधाम आर्थिकी पर्यटन पर आधारित है, तो पर्यटन के लिहाज से एडवेंचर स्पोर्ट्स को और साहसिक खेलों को उसमें जोड़ा गया है।
वहां से भी रायशुमारी की गई है। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग इकाइयां उत्तराखंड के हरिद्वार, उधम सिंह नगर और देहरादून तक सीमित है। उसको कोटद्वार में कैसे पहुंचाया जाएगा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, टनकपुर, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, उत्तरकाशी जैसे इलाकों में मैन्युफैक्चरिंग इकाइयां कैसे स्थापित होंगी ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, तो पलायन जिस तरीके से रहा है वो कम होगा। रिवर्स पलायन भी उससे बढ़ेगा क्योंकि लोगों को होम स्टे के क्षेत्र में काम करने के लिए आसानी होगी, पारंपरिक तरीके से अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने में आसानी होगी। साथ ही साथ जो रेस्टोरेंट हैं, होटल्स हैं, टैक्सी, मैक्सी कैब हैं, इस तरीके के संचालित करने वाले कारोबारियों को या व्यापारियों को अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए क्या क्या सुझाव सरकार की तरफ से होने चाहिए, सरकार को देने हैं और किस तरीके से सरकार से उनको आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए, इसको लेकर के सरकार की तरफ से खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब उत्तराखंड के अलग अलग जिलों की बात करें या फिर विधानसभा के हिसाब से रात्रि विश्राम करने के लिए पहुंचते हैं तो अपनी सरकार का फीडबैक लेते हैं। यही कारण है कि इस बार के बजट में वो तमाम संभावनाएं मौजूद हैं और इसीलिए 1,11,000 करोड़ के तकरीबन ये बजट सदन के पटल पर रखा जाएगा। पूर्णकालिक बजट धामी सरकार का इस टेन्योर का इसको माना जाएगा। तो इसमें लोक लुभावन वादे भी होंगे, लोगों की आकांक्षाओं पर भी ये बजट खरा उतरेगा और सबसे बड़ी बात है कि उसको वोट बैंक के जरिए डिलीवरी सिस्टम के माध्यम से सरकार चाहती है कि उनकी पार्टी को वोट मिले और वो दोबारा से सत्ता में काबिज हो सके। इसकी छाप इस बजट पर जरूर देखने को मिलेगी। लेकिन इस बार के बजट सत्र में एक बात और भी सामने आएगी कि बड़ा हंगामेदार ये बजट सत्र रहने वाला है क्योंकि कांग्रेस अभी से कह रही है श्वेता कि बजट सत्र की जो अवधि है वो सीमित है और सरकार जानबूझ करके कम समय में इस बजट को लाना चाहती है। अगर बजट सत्र की कार्रवाई को संचालित करना है तो तकरीबन उसमें 15 दिन होने चाहिए ताकि हर मुद्दों पर जानकारी हो, चर्चा हो, तमाम विधायक उसमें भाग ले सकें और विपक्ष बजट को लेकर कटौती प्रस्ताव लाएगा। कटौती प्रस्ताव के बाद चर्चा होगी क्या वाकई में विभागों का जो बजट है वो सरप्लस है, विभाग सही से काम कर रहे हैं, सरकार क्या कर्जे पर आधारित चल रही है या वाकई में अपने रिसोर्सों को बढ़ा करके सरकार आगे सर्वांगीण विकास के रूप में लेके जाना चाहती है पूरे प्रदेश को। इन तमाम बातों पर जिरह करना चाहती थी विपक्ष, लेकिन सरकार और विधानसभा अध्यक्ष ने सीधे तौर पर कहा है कि अभी तक जो बिजनेस एजेंडा है उसके मुताबिक 9 से 13 तक का बजट आहूत किया गया है। लेकिन अगर समय बढ़ेगा और साथ ही साथ अगर मुद्दे बढ़ेंगे, बिजनेस बढ़ेगा, अध्यादेश बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है विधानसभा की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा सकता है वस्तु और परिस्थिति को देखते हुए। लेकिन इस बार का जो बजट सत्र रहने वाला है वो काफी हंगामेदार रहेगा और सरकार की तरफ से काफी अच्छा और डायरेक्शन वाला बजट इसको माना जाएगा। जी एसएन पंत, ये पहले ही कांग्रेस स्पष्ट कर चुकी है। वैसे अगर विपक्ष की पूरी कोशिश यहाँ पर रहेगी कि सरकार को कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर घेरने की कोशिश की जाएगी, वैसे पक्ष और विपक्ष दोनों की तैयारी इस बजट सत्र को लेकर किस तरह से चल रही है? बिल्कुल, जहां तक पक्ष और विपक्ष की बात है तो दोनों ही राष्ट्रीय दलों की बात हम करें, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस मुख्य तौर पर है और भारतीय जनता पार्टी क्योंकि वर्तमान में सरकार है, जाहिर सी बात है जब सरकार चुनावी मोड में जाती है तो अपने केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की योजनाओं का जिक्र करते हुए अंतिम छोर में बैठे हुए व्यक्ति को उन योजनाओं का क्या लाभ मिला है और सरकार दूसरी सरकारों की तुलना में अपने आप को सबसे बड़ी हिमायती कैसे कहेगी, इसका आकलन और उसकी परिकल्पना की जाती है। यही कारण है कि सरकार की तरफ से पूरे सभी मंत्रियों को पहले ही कह दिया गया है कि विपक्ष द्वारा पूछे गए हर सवाल का वाजिब जवाब देना होगा, तथ्यों के आधार पर, तर्कों के आधार पर और स्पष्टीकरण के साथ बताना होगा कि सरकार ने क्या काम किया है। कहीं पर भी कोई मंत्री बिना तैयारी के सदन में नहीं जाएगा। इस बात को लेकर के सर्वदलीय बैठक में भी और विधानमंडल दल की बैठक में भी इस बात को रखा जाएगा। ये जानकारी हमारे पास सूत्रों के हवाले से आई है। जहां तक विपक्ष का सवाल है तो विपक्ष ने एक रणनीति बनाई है कि जिसमें नेता प्रतिपक्ष और उपनेता सदन की मौजूदगी में कांग्रेस के तमाम विधायक सरकार को घेरने का काम करेंगे, चाहे वो अंकिता भंडारी हत्याकांड में सीबीआई जांच को लेकर प्रकरण कहाँ आगे बढ़ा है, कानून व्यवस्था को लेकर जो 15 दिन में कई हत्याएं और कई मर्डर की घटनाएं सामने आई है, राजधानी देहरादून समेत कुमाऊं के क्षेत्रों तक हत्याएं हुई हैं, उसको लेकर कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया जाएगा, भ्रष्टाचार को लेकर सवाल उठाया जाएगा, रोजगार को लेकर सवाल उठाया जाएगा और सरकार पूरे तरीके से इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए गैरसैंण के विधानसभा के भराड़ी सैण में बाकायदा पूरी तैयारी कर चुकी है। अब जब सत्र आहूत होगा तो जाहिर सी बात है पक्ष और विपक्ष के बीच हंगामा भी देखने को मिलेगा, प्रदर्शन भी देखने को मिलेंगे। सिर्फ यही नहीं, बीजेपी और कांग्रेस नहीं, अगर आप उत्तराखंड क्रांति दल को ले लीजिए, स्वाभिमान मोर्चा को ले लीजिए, अलग अलग दल जो राजनीतिक तौर पर चुनाव लड़ना चाहते हैं वो भी अपने शक्ति प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। भले ही उनको दिवाली खाल में
जो तकरीबन कर्णप्रयाग और गैरसैंण के बीच में पड़ता है और भराड़ीसैंण से 5 से 10 किलोमीटर पहले पड़ता है, वहां पर बैरिकेडिंग लगाकर उनको रोका जाएगा सुरक्षा के लिहाज से। लेकिन इस तरीके के प्रदर्शन करते हुए जनता ये मैसेज देना चाहेगी कि ये फैसले सरकार के ठीक नहीं है, या इन मुद्दों पर हम सरकार को घेरना चाहते हैं या जवाब चाहते हैं, और उसको लेकर सदन के पटल में सरकार क्या जवाब देती है देखने वाली बात होगी। जी एसएन पंत, देखिए एक तरफ कांग्रेस है और एक तरफ बीजेपी। कांग्रेस अपनी सरकार बनाने की कोशिश यहां पर करेगी और साथ ही बीजेपी फिर से इसे रिपीट करने की कोशिश करेगी, तो कौन से वो मुद्दे हैं जो धरातल पर कमजोर दिखाई दे रहे हैं अभी, और सरकार उन पर दाव लगा सकती है, जनता को अपनी तरफ आकर्षित कर सकती है? बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है, जब 2027 के चुनावी मूड में तमाम राजनीतिक दल पहुंच चुके हैं, तो ऐसे में जनता के बीच में मुद्दों को ले जाकर के मुद्दों की राजनीति ही असली राजनीति कहलाती है और उसी पर वोट बैंक सामने आता है। लेकिन आज का जो ट्रेंड है वो कुछ और है। आज का ट्रेंड ये भी कहता है कि जनता के मुद्दों के साथ साथ अगर आप जनता को जो स्कीम लेके आ रहे हैं, जो सब्ज बाग दिखा के आ रहे हैं, क्या वो सब्ज बाग के भंवर में जनता आती है? अगर आती है तो जनता उसको अपनी छाप लगाएगी, मोहर लगाएगी। अगर आपने जनप्रतिनिधियों ने या आपके विधायकों ने काम क्षेत्र में किया है, योजनाएं लाने में कामयाब रहे हैं, आपके विधानसभा में अगर पार्किंग की व्यवस्था हुई है, ट्रैफिक समस्या का समाधान हुआ है, आपके क्षेत्र में सीवरेज समस्या, ड्रेनेज की समस्या खत्म हुई है, तो जाहिर सी बात है जनता उसको सर्वोधार्य करेगी, उसको वोट देगी। लेकिन इसके अलावा रोजगार बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या काम किया है? विपक्ष ने सरकार को आईना दिखाने के लिए कितने प्रदर्शन किए, कितने शक्ति प्रदर्शन हुए हैं? जनता ने विपक्ष के द्वारा उठाए गए मुद्दों पर अपनी हामी कैसे भरी है? इसको लेकर के भी जनता चाहती है कि केवल विपक्ष सिर्फ सरकार की बुराई करे, उसको लेकर के वोट नहीं देगी। विपक्ष ने अगर मुद्दा उठाया है तो मुद्दे को अंजाम तक पहुंचाने में विपक्ष की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अगर इस तरीके के प्रकरणों में जब जनता के बीच में पक्ष और विपक्ष के तौर पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस समेत उत्तराखंड क्रांति दल के नेता जाएंगे, तो जाहिर सी बात जनता सवाल पूछेगी कि आपने हमारे लिए क्या किया, आपने ड्रेनेज सिस्टम के लिए क्या किया, आपदा के दंश के दरमियान क्या काम आपने किए हैं, सड़कें कैसे बनी है, विकास किस प्रकार हुआ है, जल विद्युत परियोजनाएं कैसे काम कर रही हैं, सोलर प्लांट लगाने वाले लोगों को जो रूफटॉप छत पे सोलर लगाए उनको सब्सिडी मिली है कि नहीं मिली है, किसानों की आमदनी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है, रोजगार मिला है कि नहीं मिला, इंडस्ट्री पहाड़ चढ़ी है कि नहीं चढ़ी है, रिवर्स पलायन कितना बढ़ा है, पलायन कितना रुका है। ये तमाम जल, जंगल और जमीन के सवालात हैं जो तमाम राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से आम जनता उत्तराखंड की पूछने वाली है, और जिसने इन सवालों के जवाब ग्राउंड पर दिए होंगे, काम किया होगा, चाहे वो पक्ष का होगा विपक्ष का हो, क्योंकि विधायक को तो अपनी विधायक निधि से मतलब है। विधायक ने अपनी विधायक निधि का कितना सही इस्तेमाल किया है। कई विधायक, श्वेता मैं ये भी बताना चाहूंगा कि इस तरीके के हैं जिन्होंने अपने धन को, अपने मद को खर्च करने के लिए फिसड्डी साबित हुए हैं, वो पैसा खर्च नहीं कर पाए हैं। तो ऐसे में क्या परिकल्पना की जाए या क्या उम्मीद की जाए कि उत्तराखंड का संपूर्ण विकास करने के लिए जिनको जिता करके सूबे की सबसे बड़ी पंचायत में भेजते तो वो वाकई में जनता के सवालों को उठाते होंगे। कई विधायक ऐसे जिन्होंने आज तक विधानसभा में कोई सवाल नहीं उठाया, तो उसको लेकर के जनता जवाब चाहेगी। ये जरूर है, जैसा आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और उत्तराखंड क्रांति दल के बीच में किस तरीके के समीकरण देखने को मिलेंगे, तो जाहिर सी बात है कि पलायन सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा, विकास सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा, रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा, कानून व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा रहने वाली है। और इसके अलावा इंडस्ट्री पहाड़ में चढ़ी या नहीं चढ़ी, या चढ़ाने के लिए क्या तैयारियां हो रही है, विपक्ष क्या तैयार, कांग्रेस क्या सब्ज बाग दिखाना चाहेगी और सरकार अपने तरफ से क्या कुछ आंकड़े पेश करेगी, इसको लेकर के इसके इर्द गिर्द ही 2027 का विधानसभा चुनाव घूमने वाला है। जी एसएन पंत, देखने वाली बात होगी 9 मार्च से गैरसैंण में शुरू हो रहा है उत्तराखंड बजट सत्र। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरह का रहता है ये बजट सत्र। तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। और वहीं देहरादून में होली पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने गढ़ी कैंट में सेना के जवानों से मुलाकात कर उनके साथ रंग उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया। और इस दौरान उन्होंने 127 इन्फेंट्री बटालियन के जवानों के साथ भी होली खेली और उन्हें मिठाई खिलाकर के शुभकामनाएं दी। मंत्री ने जवानों के उत्तम स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की कामना की। लालकुआ कोतवाली क्षेत्र के बिंदु खत्ता में होली पर दुकान खोलने के विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हुई। आरोप है कि कुछ लोगों ने घर में घुसकर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसमें बचाव करने आए युवक का अंगूठा कट गया। घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। घायलों को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के बाद मेडिकल परीक्षण कराया गया। पीड़ित पक्ष ने कोतवाली लालकुआ में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है।
सर दुकान है हमारे कारोडों में, भाई की दुकान है सर। वहाँ 4-5 बंदे आए, वहाँ हम बगल में घर में गए थे, वहाँ आए गाले लेके दुकान में। तो इसी बीच में हम चले गए वहाँ, उसमें हाथापाई होती मेरे इधर मार दी। तो बगल में हमारे जमाई भी थे, जमाई ने उंगली काट दी। फिर में गया रिपोर्ट करके भैया पहुँचे रहे कितने का सर आदमी सर पुरानी भी थी उनके। एक जानने वाला है, क्या नाम है उसका, अब्दुल भाई का एक बार केस वाला सर, उसमें हम पीछे थे, वो समझ रहा था मेरे को, तो उस चक्कर से भी लग रहा मुझे, यही ऐसे लग रहा मुझे सर। यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, मैं रुद्रपुर का रहने वाला हूँ और मेरा ससुराल है यहाँ पे बिंदु कत्ता कार रोड पे। तो मैं अपने ससुराल में आया था होली के त्यौहार पे। तो भाई साहब से प्रेम प्रकाश जी से किसी बात पे विवाद हुआ होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं घर पे था। जब मैं पहुँचा वहाँ पे तो मैं अपने वो जिस हथियार से या पता नहीं किस चीज़ से वो भाई साहब को मारने लगे थे। जब मैंने उनको बचाया तो उन्होंने मेरा अंगूठा काट दिया। ये भाई पर जानलेवा हमला किया है इन्होंने। मेरा भाई हमारे चाचा की का घर है वहाँ पर, तो वो वहाँ पर होली मना रहे थे घर में। तो भाई की दुकान है, भाई अपनी दुकान से सब्जी निकाल रहा था, तो इन्होंने ज़बरदस्ती कहा कि हमें सामान दो। उन्होंने कहा दुकान बंद है, तो उससे लड़ने लगे। जब भाई बचाव में आया तो इस पर हमला कर दिया उन्होंने। और वो लोग पूरी प्लानिंग से आए थे। इससे पूर्व में वो जो कंचन पांडे है, वो अब्दुल नाम के एक दुकानदार है, उस पर उन्होंने झूठा आरोप लगाकर उसके साथ मारपीट करी। तो हमने पुलिस के में गए थे उसके खिलाफ, क्योंकि वो अब्दुल के साथ मारपीट की उसने। तो वो हमसे खुंदक खाया हुआ था हम लोगों से, और प्लानिंग करके वो होली में आए थे। और देहरादून में होली के जश्न के बीच स्वास्थ्य सेवाओं पर भारी दबाव देखने को मिला। बुधवार को जहां पूरा प्रदेश रंगों के उत्सव में डूबा था, वहीं राजधानी के 2 बड़े सरकारी अस्पताल दून मेडिकल कॉलेज और कोरोनेशन अस्पताल की इमरजेंसी में दिन भर अफरा तफरी का माहौल रहा। दोनों अस्पतालों में इलाज के लिए पहुंचने वाले मरीजों की संख्या 500 के पार पहुंच गई। सबसे दुखद पहलू सड़क दुर्घटनाओं का रहा, जिनमें 2 लोगों की जान चली गई, जबकि 6 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए। सड़क हादसों के अलावा आपसी मारपीट, रंगों से होने वाली स्किन एलर्जी के मामले भी बड़ी संख्या में सामने आए। उत्तराखंड में 3 दिन और तेजी से गर्मी बढ़ेगी। आज मौसम शुष्क रहने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के अनुसार प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तापमान में तेजी देखने को मिलेगी। मैदानी क्षेत्रों में दिन भर धूप खिली रहने के आसार हैं, जबकि पहाड़ी इलाकों में मौसम साफ रहेगा। साथ ही अगले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक धीरे धीरे बढ़ोतरी होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 7 मार्च तक ऐसा ही मौसम रहने वाला है। इसके बाद 8 से 10 मार्च तक मौसम बदलेगा और 5 जिलों में बारिश बर्फबारी होगी। इनमें उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के ऊंचाई वाले इलाके शामिल हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता यशदीप आर्य फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। यशदीप, अगर मौसम को लेकर के बात की जाए तो इस समय मौसम शुष्क बना हुआ है, गर्मी भी तेज पड़ रही है। आगे आने वाले दिनों में मौसम किस तरह का बना रहने की संभावना है यशदीप? जी श्वेता, इस समय उत्तराखंड में भी जो आने वाले दिन है उसमें मौसम का जो मिजाज है वो बदलता हुआ नजर आ सकता है। और साथ ही साथ मौसम विभाग की माने तो 8 मार्च से प्रदेश को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने भी जा रहा है, जिसके असर खास तौर पर पर्वतीय जिलों में देखने के लिए मिल सकते हैं। साथ ही साथ बताया ये भी जा रहा है कि इस पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के बाद पर्वतीय इलाकों में बादल छाने के साथ साथ हल्की बारिश के आसार बन सकते हैं। और वहीं साथ साथ देखने के लिए मिले तो खासकर चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जैसे जिलों में मौसम करवट ले सकता है। हालांकि अगर मैदानी इलाकों की हम बात करें तो देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में फिलहाल मौसम साफ रहने की संभावना जताई गई है। लेकिन साथ ही साथ यह भी देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर जो तापमान है उसमें बढ़ोतरी देखने के लिए मिल सकती है और दिन के समय हल्की गर्मी का एहसास भी होने लगा है। साथ ही साथ जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि होली के बाद से कहते थे कि मौसम जो है वो सक्रिय हो जाता है, और वही एक जो रूप है वो देखने में मिल रहा है कि इस समय मौसम में जो है वो गर्मी साफ साफ देखने के लिए मिल रही है। और वहीं मौसम विभाग का भी यह कहना है कि होली के बाद मौसम विभाग में होली के जैसे ही बाद होता है तो बदलाव देखने को मिलता है। और वहीं पश्चिमी विक्षोभ के असर से भी पर्वतीय इलाके जो है वहाँ पर हल्की बारिश देखने के लिए मिल सकती है और साथ ही साथ जिससे जो है कि तापमान में थोड़ी बहुत गिरावट भी आती हुई नजर आ सकती है। और फिलहाल जो है मौसम विभाग की ओर से किसी भी तरह की बारिश या
बारिश का अलर्ट नहीं किया गया है और वहीं साथ साथ मौसम वैज्ञानिक लगातार हालात पर नजर भी बनाए हुए हैं और ऐसे में आने वाले दिनों में उत्तराखंड में मौसम के बदलते मिजाज को देखकर खासतौर पर पर्वतीय इलाकों में भी देखने के लिए मिल सकता है। जी श्वेता। जी अर्शदीप, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। और नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पश्चिम बंगाल दौरा, बशीरहाट में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में होंगे शामिल, जनसभा को संबोधित करेंगे उत्तराखंड सीएम। गीरसेन में 9 मार्च को उत्तराखंड विधानसभा का सत्र, पहले दिन 1.11 लाख करोड़ रुपए का बजट होगा पेश। बेरोजगारी, पलायन, शिक्षा पर हो सकता है विशेष फोकस। अल्मोड़ा के चौवटिया में भारत जापान का संयुक्त सैन्य अभ्यास जारी, दोनों देशों के 120 सैनिक शामिल। 9 मार्च को धर्मा गार्डियन का होगा समापन। देहरादून में स्वास्थ्य सेवाओं पर देखा भारी दबाव, होली पर सरकारी अस्पताल की इमरजेंसी में उमड़े 500 से ज्यादा मरीज, सड़क दुर्घटना में घायल 2 लोगों की मौत। उत्तराखंड में 3 दिन और बढ़ेगी तपिश, देहरादून में 32 डिग्री पहुंचा पारा। 8 से 10 मार्च तक पहाड़ों में बारिश बर्फबारी की संभावना। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।